क्या आप तैयार हैं? 15 मिनट 25 सवाल, अब चमकेगा आपका स्कोर। जानिए बेस्ट अप्रोच। जुड़िए मेरे साथ सिर्फ शुभम मैथ्स पर। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं शुभम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन आने वाले, उसके बाद सीएचएसएल का भी एग्जाम आएगा, देन आफ्टर बाकी के एसएससी के और भी एग्जामिनेशन आएंगे। इस बार एसएससी ने एक चेंज किया कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, 4 सेक्शनों में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने, मतलब जीएस, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, हर एक सेक्शन में अलग अलग सेक्शन में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं, मैं ये आपको ये सिखाऊंगा कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें 15 मिनट में करके दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे समझाना भी है, बोलना भी है, सारी चीज। मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, वो बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है कि आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। ठीक, अच्छा, ऐसा ही क्या हुआ था कि जो एसएससी ने अभी फिलहाल सीपीओ का जो एग्जामिनेशन लिया था, उसमें भी सेशन टाइमिंग लगाई थी, जिसमें कि 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन करने थे। तो वहां पे देखा गया कि क्वेश्चन का अरेंजमेंट उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे से कर रखा था, मतलब उन्होंने क्वेश्चन के लेवल को भी कम कर दिया था। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे क्वेश्चनों का लेवल ही कम हो जाएगा, कैलकुलेशन को उन्होंने हल्का सा कर दिया था, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आज के सेक्शन में मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलिए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। उसने क्या बोला, इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन द बी सैलरी, इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन द बी सैलरी। मेरी बात जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, करने को तुम ये भी कह सकते हो कि 20% इज इक्वल टू 1/5। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप तो जानते हो, देखो मैं सारी चीज इसमें बताऊंगा नहीं, अभी मैं थोड़ी थोड़ी बता देता हूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए परसेंटेज का साइन हटा के मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देते हैं, तो वो सिंपल कितना हो गया, 1/5 हो गया। लेकिन ये चीज हर चीज नहीं बताई जाएगी, मतलब जो जो चीज लगता है, अब मैंने यहां बता दिया। अब अगली बार अगर परसेंटेज का साइन आएगा तो मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि सेशन को हमको बतानी है, अप्रोच बतानी है, किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये टोटल वैल्यू होती है, ये ऑपरेशनल वैल्यू होती है, बेस वैल्यू क्या होती है, टोटल। अब उसने क्या बोला, ए की सैलरी 20% लेस देन बी की सैलरी है। क्लियर? तो ये ए है, ये बी है। कंपैरिजन जिससे करता है वो, कंपैरिजन जिससे करता है, कंपैरिजन जिससे कर रहा होता है, जैसे बी की सैलरी से कंपैरिजन कर रहा है ना, तो जो बेस वैल्यू है उसको बी की वैल्यू मान लोगे, और लेस बोला है इसलिए इसको लेस कर दोगे। ठीक, तो ये हो गया मेरा 5 और ये हो गया 1 कम, यानी कि 4। आई होप आपको समझ में आएगा। वरना देखो, मैं अगर हुआ ना तो मैं क्या करता, मैं तो सिंपल, बहुत सिंपल। चलो, आपने जो नॉर्मल चीजें सीखी हुई हैं आप उस पर चर्चा करो, उस पर चर्चा इन द सेंस, उसने बोला इफ ए सैलरी इज 20% लेस देन द बी सैलरी, कंपैरिजन किससे करवा रहा है वो, कंपैरिजन किससे करवा रहा है, बी से। तो जिससे कंपैरिजन कराता हमेशा उसको अज्यूम कर लो, जिसके कंपैरिजन कराता उसको हमेशा अज्यूम कर लो। कंपैरिजन बी से कराया तो उसने, आपने बोल दिया ये हो गया 100 और ये हो गया 80, सिंपल। अगर वो ये कहता कि ये ज्यादा है तो मैं इसको ज्यादा मान लेता, उसने भी कम बोला है तो मैंने कम मान लिया। ठीक है, इसमें तीन ही चीज होती है कि ए बी का कितने परसेंट है, ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है, या ए बी से कितने परसेंट कम है। वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। ठीक, तो ये चीज पूछी जा सकती है। जितना ज्यादा बताने की कोशिश हो सकती है मैं उतना बता रहा हूं। तो देखो अप्रोच हमारी क्या है, हमें कुछ ज्यादा खास लिखना तो नहीं पड़ा ना उसमें, सिंपल मैंने ऐसे कट कर दिया, 4 बार कट गया, और ये कितना कट गया, ये 5 बार कट गया। अब उसने क्या पूछा है, then B salary is how much percent more than A salary, B की सैलरी A से कितने परसेंट ज्यादा है। एक चीज सुनो, किससे पूछिए, A से। कंपैरिजन जिससे होता है, देखो पहले बताओ ज्यादा कितनी है, 1। किससे, किससे पूछ रहा है वो, B से, A से, सॉरी, किससे पूछ रहा है, A से। तो A कितना है, A 4 है, इनटू कितना, 100। मैं एग्जामिनेशन में इतना भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इस वैल्यू पे आऊंगा कि यहां से 25%। आंसर ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। A shopkeeper sells an article at a loss of 10%। देखो, कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा 100% होता है, और 100% से ऊपर और 100% से नीचे हमेशा आपका सेलिंग प्राइस होगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। बहुत ध्यान से समझना, मैं सारी की सारी जितनी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है सारी की सारी चीजें बताऊंगा आपको। अच्छा, a shopkeeper sells an article at a loss of 10%। उसने 10% के लॉस पे बेचा, तो सीधी सी बात है उसने 90% पे बेचा होगा। अगर उसने 10% के लॉस पे बेचा है तो उसने 90% पे बेचा होगा। कितने पे बेचा होगा, 90% पे। मैंने यही तो बोला, अगर आप 10% के लॉस पे बेच रहे हो तो 90% पे बेच रहे हो। सपोज अगर आप 10% के प्रॉफिट पे बेच रहे होते तो आप 110% पे बेच रहे होते। सपोज आप 25% के प्रॉफिट पे बेच रहे होते तो आप 125% पे बेच रहे होते। समझ में आई? यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा 100% होगा, 100% से ऊपर और 100% से नीचे ऑलवेज बी नोन एज द सेलिंग प्राइस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। वेरी गुड, इधर ध्यान से देखो। इफ ही हैड सोल्ड हिज
10 रुपीज मोर, अगर वो 10 रुपए ज्यादा में बेचा होता तो उसे 5% का प्रॉफिट होता। अब देखो, कभी भी कोई भी चीज मोर और लेस में लिखी हुई हो तो वो मोर और लेस में लिखी हुई हो तो वो हमेशा डिफरेंस होगी बिटवीन द प्रीवियस एंड द करंट। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझो कि मेरी एज आपसे 5 साल बड़ी है, सपोज मेरी एज आपसे 5 साल बड़ी है, या मैंने बोला मैं आपसे 2 साल छोटा हूं, तो ये छोटा या फिर बड़ा होना ये हमेशा डिफरेंस होता है बिटवीन द टू थिंग्स और बिटवीन टू नंबर्स। कैसे, मान लेते हैं कोई चीज, बहुत ध्यान से देखो इधर इधर बहुत ध्यान से, मान लेते हैं कोई चीज पहले मैं 100 रुपए की बेच रहा था साहब, अब की बारी मैंने 120 रुपए में बेची, मैंने कितने रुपए ज्यादा में बेची, 20 रुपए। तो ये क्या था, ये प्रीवियस सेलिंग प्राइस था, प्रीवियस सेलिंग प्राइस, और ये करंट सेलिंग प्राइस है, तो इन दोनों का अंतर ही तो आया ये 20। अरे हाँ या ना, इन दोनों का अंतर ही तो आया ये 20। तो कोई भी चीज मोर और लेस दे रखी होगी वो हमेशा डिफरेंस होगी बिटवीन द प्रीवियस एंड द करंट, प्रॉफिट और लॉस के केस में। क्लियर? तो हाँ, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 10%, तो वो 90% पे बेच रहा होगा। अगर वो 30 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का प्रॉफिट होता। 5% का प्रॉफिट होता तो किसी चीज को 5% के प्रॉफिट में बेचोगे तो कितने का बेचोगे, 105 में। कितने में बेचोगे, 105 में। अरे हाँ या ना, तो 105%, 105%, और इन दोनों का अंतर कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर। यही तो मैं समझा रहा था, ये पहले का सेलिंग प्राइस है, ये करंट सेलिंग प्राइस, और इन दोनों का अंतर 30 के बराबर। जो भी अपने एग्जांपल लिया था 100 और 120 वाला, और उसका अंतर 20 रुपए आ रहा था। तो कोई भी चीज मोर और लेस होगी तो वो अंतर होगी। अच्छा, इन दोनों का अंतर कितना है, 15%, और 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू 15% इज इक्वल टू कितना देगा, 30। अच्छा, 1% बराबर कितना होगा, सॉरी डिवाइड कर देंगे 2। लेकिन उसने कॉस्ट प्राइस पूछा, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता, तो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, 100 का मल्टीप्लाई, देखो इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, तो कितना आ गया, 200। आपको इतना लिखना नहीं होता, याद रखना, आप सीधे यहां आओगे और सीधे फिर यहां आओगे। ये मैं लिख के इसलिए दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि आप समझ सको इन चीजों को। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स 3:4, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। The ratio of two numbers is 3:4 and their HCF is 5. Find the LCM. आपने एक फॉर्मूला बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, LCM into HCF is equals to फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर। चलो मैं देखो बहुत शॉर्ट तरीका बताऊंगा, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, हालांकि मैं से बाई ऑप्शन भी उड़ा सकता हूं। LCM पूछा हालांकि उसने, लेकिन हम ऑप्शन पे बात मांगे। पहले एक चीज देखो, देखो कभी भी आपसे 2 नंबर की बात करेगा तो आप हमेशा नंबर HX और HY मानोगे। क्या मानोगे, HX और HY, ये नंबर्स हैं आपके। अब मैंने क्या बोला, बहुत ध्यान से देखो, H मतलब होता है HCF और X और Y होता है पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। पेयर ऑफ को प्राइम नंबर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास 2 नंबर हैं, बहुत ध्यान से सुनो, एक है नंबर 30 और एक है नंबर 40। इस चीज को जरा ध्यान से समझना, तुम पहली बार भी क्लास में आए होगे ना, तुम्हें सारे क्वेश्चन तब भी समझ में आएंगे। अब इस 30 को मैंने कैसे तोड़ा, इन दोनों में कॉमन फैक्टर निकाल दो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, तो वो है 10। तो वो कितना है, 10। जैसे कि मैंने इसको कितना लिख दिया, 3 × 10, और ऐसे मैंने यहां कितना लिख दिया, 4 × 10। तो ये जो निकल के आया, ये जो निकल के आया, इट इज नोन एज HCF। और ये जो निकल के आएगा क्या, ये 3 और 4, ये हो गया को प्राइम नंबर, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। इन शॉर्ट मैंने आपसे बोला कि आप कभी भी आपके पास LCM HCF का क्वेश्चन है और इस टाइप से नंबर वाली बात हो रही होगी तो आप नंबर्स को HX और HY मानोगे। H वहां पे क्या होगा तुम्हारा, HCF, मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बाद बाकी जो बचे हुए होते हैं वो वैल्यू X और Y की होती है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यानी कि X और Y। तो ये जो रेशियो दे रखा है ना 2 नंबरों का, क्योंकि इनके बीच में कुछ कॉमन तो है नहीं है, और वो कह रहा था रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, तो कभी भी रेशियो दे रखा होगा तो यानी कि वो पेयर ऑफ को प्राइम नंबर दे रखा होगा। हमेशा याद रखना क्या दे रखा होगा, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। तो यहां पे x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू कितनी है, 4। क्लियर है, कोई दिक्कत? अच्छा साहब, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक और चीज समझो, HCF कितना है, 5, यानी h की वैल्यू कितनी हो गई साहब, 5। तो 5 × 3, और ये कितना हो गया, 5 × 4। तो भैया ये कितना नंबर आ गया, 15। एक आ गया 15 और एक आ गया 20। तुम्हारे पास एक नंबर आया 15, एक नंबर आया 20। अब तुमसे पूछा है उसने LCM, तो तुम सिंपल फॉर्मूला लगा दो, LCM × HCF बराबर फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर, बट मैं नहीं लगा रहा, मैं तो सिंपल इसका, उसने LCM पूछा ना, मैं सिंपल LCM निकाल देता हूं। तो 15 और 20 का LCM कितना होगा, 60। आंसर आ गया। LCM होता क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा नंबर जो उन दोनों की टेबल में आ रहा हो सबसे पहले।
अब तुम ही ऐसा बता दो एक ऐसा नंबर जो सबसे पहले होता है बड़ा नंबर कौन सा, 15 20 में 20, 20 की टेबल पढ़ो, 20 दूनी 40, क्या 40 15 में आता है? नहीं। 20 दिया 60, क्या 15 में आता है? हाँ। तो मतलब लीस्ट हो, दोनों में कॉमन हो और दोनों का मल्टीपल हो, तो दोनों की टेबल में सबसे छोटा और इन दोनों का ही मल्टीपल और कॉमन मल्टीपल 60 ही होगा ऐसे। या फिर तुम्हें फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगा लो एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, बोलो हाँ या ना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है कि ये टुगेदर नहीं होगा, ये टुगेदर नहीं होगा, ये टुगेदर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? सेपरेटली होगा। क्या होगा? ये सेपरेटली होगा। वेरी गुड। इतने देखो, A and B can do a piece of work in 10 days and 15 days respectively। वो सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड डैम श्योर मैं आपको दिखाऊंगा। ये 10 और ये कितना 15। हाउ मच टाइम दे कैन डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? हम अपने नॉर्मल तरीके की बातें हैं, कैसा नंबर इन दोनों का मल्टीपल हमने ले लिया 30। हमने माना 30 टोटल चेयर बनानी थी, 30 चेयर 10 दिन में बना रहे तो एक दिन में कितनी बनाएगा? 3 चेयर पर डे अगर मैं मानूं, या फिर 3 ही मानूं, चलो चेयर पर डे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चेयर पर डे। और 30 चेयर 15 दिन में बनाए तो ये कितनी बना रहेगा? 2 चेयर पर डे, बोलो हाँ या ना। 30 चेयर 10 दिन में बना रहे तो एक दिन में 3, 30 चेयर 15 दिन में बना रहे तो एक दिन में 2। मैंने दोनों को एक साथ ही बुला लिया, मतलब ये सेपरेटली कर रहे थे अलग अलग, इस बार दोनों को साथ बुला लिया, तो ये 3 और ये 2, दोनों मजदूरों को जब साथ बुलाया, सपोज अगर मैंने मजदूर मान लिया तो रोज ये 5 चेयर बना रहे होंगे और रोज 5 के हिसाब से भाई एक दिन में 5 चेयर, 2 दिन में 10 चेयर, 3 दिन में 15 चेयर, तो टोटल 30 चेयर कितने दिन में बनेंगी? रोज 5 के हिसाब से। तो भैया अगर ए और बी को दोनों को एक साथ बुला लें तो ये 30 चेयर रोज 5 के हिसाब से 6 दिन में बनाएंगे। मैंने टाइम एंड वर्क की पूरी वीडियो भी डाली हुई है, आप चाहे तो देख सकते हो, चैनल पे पड़ा हुआ है। बोलो कोई डाउट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A train 150 meter long in running at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड। How long will it take cross इलेक्ट्रिक पोल? तो वो इलेक्ट्रिक पोल को कितनी देर में पार करेगी? जब भी कोई ट्रेन किसी इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है? वेरी गुड। और अब उसने पूछा क्या? टाइम पूछा है। पूरा स्पीड डिस्टेंस टाइम एक फॉर्मूले पे डिपेंड करता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ या ना? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड। अच्छा, अब ट्रेन ने पोल को पार किया तो अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर करी होगी, बोलो हाँ या ना। स्पीड कितनी है? 72 हमने लगा दिया सब, 72 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है? 150 मीटर, 150 मीटर लगा दिया अपॉन टाइम साहब उसने पूछा, हमने टी का टी ले लिया, बोलो हाँ या ना। आंसर किसमें दे रखा है? सेकंड में। आंसर किसमें दे रखे हैं? सेकंड में। कोई दिक्कत? वेरी गुड। लेकिन एक दिक्कत हमारे पास है, पूछो क्या? भाई तुमने डिस्टेंस तो तुमने मीटर में ले ली, लेकिन ये जो स्पीड लेके बैठे हुए हो ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ या ना। अब ये भी अपना मीटर पर सेकंड हो गया, वो भी अपना मीटर पर सेकंड, तो 18 चौक 72, 5 से ये कट कर दिया मैंने, कितनी बार? 5 दिया 15। बोलो कोई दिक्कत? टी बराबर कितना हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा 30/4 यानी कि 15/2 यानी कि 7.5, तो 7.5 सेकंड आ गया, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है ना? हाँ सही है, 15/7, 7.5 आएगा, मैंने गलत लगा दिया, 6.5, 7.5 आएगा। नेक्स्ट आते हैं। अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। ये सारे के सारे क्वेश्चन फ्यूचरिस्टिक है, आएंगे डैम श्योर हूं मैं, यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बहुत अच्छे से इत्मीनान से समझना। A simple interest on a sum of money is 2 year at 5% per annum for ₹50। एक चीज मेरी सुनना, मैं तुमसे सिंपल कह रहा हूं, तुम यहाँ पे P into R into T बटे 100 इज इक्वल टू समथिंग लगा दो, वरना मैं क्या कह रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट में अगर एक साल में 5% का रेट है तो 2 साल में 10% का हो जाएगा, 3 साल में 15%, 4 साल में 20%। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसी चलती है भाई सिंपल तरीके से, तो एक साल में 5% तो 2 साल में कितना हो गया होगा? 10%। तुम्हारे हिसाब से दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। लेकिन वो कह रहे नहीं साहब 50 रुपए हमारे पास, तो कितनी है? 50। उसने 50 ही तो बोला हुआ ये, तो मेरे हिसाब से ये सिंपल इंटरेस्ट, उसके हिसाब से 50। तो प्रिंसिपल कितना होगा? अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना, मुझे प्रिंसिपल क्यों निकालना? क्योंकि आगे उसने बोला है, आगे उसने क्या बोला हुआ है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एंड सेम टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। इधर देखो मेरी बात कि 10% बराबर 50 और 1% बराबर 5 हो जाएगी भाई, 0 से 0 कट गया, और 100% बराबर कितना हो गया? 100% बराबर हो गया 500।
1%, क्योंकि देखो 0 से 0 कट गया, मैं हर स्टेप को लिख नहीं रहा हूं, हर स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि वही आदत वो तुम डालोगे जो आदत मैं डालूंगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, सीखो। मैं हर चीज बोल भी रहा हूं। 0 से 0 कट हो गया, 1% बराबर 5 आ गया। 100 का दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 500 आ गया। ये क्या आ गया? ये मेरे पास प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि ये मेरे पास क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया, क्योंकि प्रिंसिपल आपका 100% होता है, हाँ या ना? ये क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल। ये क्या आ गया आपका? प्रिंसिपल। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखना इधर, उसने क्या पूछा है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल आपका 500 है, प्रिंसिपल आपका कितना है? 500, और मेरे को सेम इंटरेस्ट से यानी 5% से कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है 2 साल के लिए। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में बनती है स्लाइड, मैं स्लाइड मेथड से कराता हूं, या रेशो मेथड से, रेशो से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम स्लाइड मेथड कर लेते हैं। 500 है, 500 पे पहले साल 5% लगाओ, सेम इंटरेस्ट पे लगाना ना। तुम कहोगे सर 5% हम लिख के निकालने लिख के मत निकालो, लिखना जितना कम करोगे उतना ज्यादा कम टाइम लगेगा। इधर सुनो, कभी भी कोई सी चीज की 10% की वैल्यू निकालनी हो तो पीछे से एक जीरो हटा दो अगर जीरो लग रहा है, या फिर पीछे एक पॉइंट लगा दो। सपोज 500 का 10% की बात करूं तो एक जीरो हटा दो, 50 हो गया। सपोज 525 का 10% की बात करूं तो पीछे से एक पॉइंट लगा दो, 52.5 हो गया, है ना? इधर देखो, आई होप समझ में आया होगा। 5% देना ना, 5% की वैल्यू मत निकालो, इसके 10% की वैल्यू निकालो, इसका 10% हो गया 50, उसका जस्ट आधा कर दो, क्योंकि तुमने 10% निकाला ना, उसका जब मैं आधा करूंगा तो 5% हो गया। वेरी गुड। तो 500 का 10% आया 50, और 50 का भी मैंने आधा कर दिया तो कितना आ गया? 25। तो पहले साल मुझे 25 रुपए की ब्याज मिल गई। ऐसा समझ लो ना, 500 रुपए बैंक में जमा है, प्रिंसिपल तो यही है ना, और 25 रुपए ब्याज मिल गई। अब अगले साल जाऊंगा मैं तो 25 तो मिलेगी। 500 रुपए मेरा बैंक में जमा था, उसका 5% पहली साल बैंक ने मुझे 25 रुपए दे दिया, खत्म। पहला साल खत्म हो गया, दूसरी साल गया मैं। अब दूसरी साल जब गया तो मेरा 500 रुपए तो अभी भी बैंक में पड़ा हुआ है ना, बैंक अभी भी उसका 5% तो देगी 25 प्लस जो पहले 25 रुपए की ब्याज कमाई है ना मैंने, उसका ही 5% देगी। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस 25 का स्लाइड मेथड भी बोल सकते हो, ट्री मेथड भी बोल सकते हो। इस 25 का 5%, भाई 25 का 10% 2.5, और जस्ट उसका आधा कर दोगे तो 1.25, ढाई का आधा कर दिया, सबको ऐड कर दो, 25 25 50 और एक 51, तो 51.25 हो जाएगी। ये मेरी CI आ गई, बोलो हाँ या ना? ये मेरी क्या आ गई? CI 51.25। आई होप आपके समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट इज 15 ईयर। ये एवरेज का क्वेश्चन है। इधर देखो, करने को इसको कई तरीके से कर सकते हो कि देखो 20 लोग हैं, 20 स्टूडेंट हैं हमारे, 20 स्टूडेंट हैं, और इनका एवरेज कितना आ रहा है? 15। वेरी गुड। 20 स्टूडेंट का एवरेज 15, यानी कि हर एक की एज 15 15 15 15 15 मान ली, तो टोटल एज कितनी हो गई? 300 हो गई। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसका, क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो कितनी हो गई है? 300। भाई वो ये कह रहा है ना, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट की एवरेज एज 15, यानी कि हर किसी की 15 15 15 15 के हिसाब से टोटल कितनी होगी? एवरेज का मतलब सेपरेट बांटने, मतलब अलग अलग बांट देना होता है ना, तो हर किसी की एज कितनी आ गई? तो टोटल एज कितनी आ गई? तो टोटल एज आ गई मेरी टोटल 300, है ना? अब इधर देखना बहुत ध्यान से, अगर इफ द टीचर एज इज इंक्लूडेड, अगर मैंने टीचर को भी इंक्लूड कर दिया, तुम ही मुझे बताओ, अभी 20 थे, अब ये कितने हो जाएंगे? 21 स्टूडेंट, मतलब 20 तो स्टूडेंट हो गए प्लस एक टीचर हो गया, तो टोटल 21 लोग हो गए, और 21 लोगों की एवरेज एज, तो वो क्या कह रहा है? एवरेज एज भी 1 साल बढ़ गई। भाई एवरेज एज 1 साल बढ़ गई, पहले 15 थी तो अब 16 गई होगी, पहले अगर 15 थी तो अब 16 हो गई होगी, हाँ या ना? तो अब 21 लोगों की एवरेज 16 16 16 16, तो 21 इंटू 16 करेंगे सब। अब देखो करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं तो सिंपल 16 एकम 16 का 6 लिख दूंगा, है ना? 10 उधर लगा दिए तो 16 दूनी 32, और वो हो जाएगा तुम्हारा 33 36। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 21 इंटू 16 लिखा हुआ है, तो मैं तो ये कर देता हूं 21 और 10 प्लस 6, या फिर तुम ऐसे सोच लो कि 20 प्लस 1 और ये 16। मैं मल्टीप्लाई करने के तरीके बता रहा हूं। ये हो गया 320 और ये हो गया 16 एकम 16, तो फाइनली कितना आ गया? 336। अब मैं ऐसे नहीं करता, मैं तो सिंपल 16 का मल्टीप्लाई कर देता। ये छोटे छोटे तरीके होते हैं जो मल्टीप्लाई करने के, ये बहुत बड़े बड़े मल्टीप्लाई को इजी कर देते हैं, हाँ या ना? चलो इधर देखो, 336, भाई पहले 300 एज थी और अब 336 हो गई, कितने का अंतर आ गया? 36 का अंतर आ गया। ये 36 किसकी एज रही होगी? टीचर की तो ही रही होगी, सीधी सी बात है, टीचर की एज रही होगी। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अच्छा, या तो ये तरीका सोच लो, या तो ये तरीका सोच लो, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो। और कैसे सोच सकते हो? एक चीज सुनो,
उसने बोला कि 20 लोगों की एज 15 साल है, यानी कि हर एक किसी की एज 15 साल तो होगी, यानी कि हर एक किसी की एज 15 साल है। अब उसने क्या बोला कि एक व्यक्ति और आया जिससे एवरेज एज 1 साल बढ़ गई। अब तुम एक चीज समझो, मान लेते हैं इस क्लास के अंदर इस क्लास की एवरेज एज 20 साल है, यानी कि हर एक व्यक्ति 20 साल का ही है, हर कोई व्यक्ति 20 साल का है। अब इसमें से एक व्यक्ति उठ के बाहर गया, अगर और उसके बदले में कोई दूसरा अंदर आया, और अगर एवरेज एज अभी भी 20 ही है, तो इसका मतलब जो आया है नया अंदर वो सेम एज का आया होगा, है ना। और अगर एवरेज एज बढ़ जाती है तो कहने का मतलब वो 20 से ज्यादा का अंदर आया है, और अगर एवरेज एज घट जाती है तो कहने का मतलब वो 20 से कम का अंदर आया है ना। तो अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि एवरेज एज 1 साल बढ़ रही है, तो एवरेज एज 1 साल बढ़ी है मतलब कि जो भी टीचर आया उससे पूरी क्लास की एवरेज एज, यानी कि इन 15 बच्चों की एवरेज एज बढ़ रही है। अब अगर एवरेज एज बढ़ी है तो वो जाहिर सी बात है 15 से ज्यादा का अंदर आया है, और 15 से कितने का ज्यादा आया है वो, भाई कितनी कितनी लोगों की एवरेज एज बढ़ रही है, 1 साल, और 1 साल कितने लोगों की बढ़ी होगी, 21 लोगों की। 20 तो यही हो गए और एक वो खुद टीचर, तो यानी कितनी हो गई, 36 साल। देखो ये आसानी से समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये तो आप बड़े आसानी से समझ में आया होगा, इसको एक बार वीडियो में पीछे जाके देखना, अपने आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कुछ दिन पहले अभी अलजेब्रा की क्लास ली, मैंने बहुत आसानी से समझ में आया था कि इफ एक्स प्लस इफ को छोड़ो, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और आपसे सिंपल क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो या तो तुम दोनों साइड स्क्वायर कर दो, या सिंपल k स्क्वायर -2 लगा दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 14। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90, AB इज इक्वल टू 6। देखो उसने राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, इसने राइट एंगल ट्राइंगल बोला है, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और इसने क्या बोला, एंगल बी आपका 90 है, तो ये हो गया आपका ए, ये ले लिया मैंने ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है साहब, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या, हाइपोटेन्यूज एसी 10 हो गई। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। लेकिन मुझे तो ट्रिपलेट वैसे ही याद है भाई, मुझे तो ट्रिपलेट याद है, ये 6 ये 8 ये 10 सेंटीमीटर होगा। आप वरना इसको लगा लेना, आंसर यहां से आ जाएगा, आप इसको यूज कर लेना पाइथागोरस थ्योरम को, आंसर आ जाएगा। क्लियर, बोलो कोई दिक्कत, आप सिंपल इसको यूज करना, आंसर आ जाएगा, वरना ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर देखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30 प्लस cos 60। एक है आपका sin 30 प्लस sin 30 प्लस ये कितना दे रखा है, cos 60, कितना दे रखा है, cos 60। भाई sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, सेम एज इट इज, जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 कितना आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। अब तुम सोच रहे होगे कि अरे सर ऐसे ऐसे सवाल, तुम लिटरली पेपर देखना, ऐसे ही क्वेश्चन शिफ्ट्स में देखने को मिलेंगे। मैं धीरे धीरे इस सारे क्वेश्चंस के लेवल में इंक्रीज करते चले जाऊंगा शिफ्ट के दरमियान। आज मैंने ये कराया, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होंगे, थोड़े थोड़े लेवल को इंक्रीज करेंगे। लेकिन मैंने जो सीपीओ का ट्रेंड देखा, मैं उस हिसाब से बता रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही आया था। ठीक, तो पेरीमीटर समय के साथ साथ, अब देखो सीपीओ में शिफ्ट कम रहती है एज कंपेयर टू एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस सीपीओ जीडी एंड ऑल, सीपीओ की शिफ्ट कम रहती है, तो उस हिसाब से उन लोगों ने अरेंज किया होगा। लेकिन एसएससी में शिफ्ट ज्यादा रहेंगी तो वो लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, वो भी मैं भी करूंगा ही करूंगा, और ये भी लेवल अच्छा ही, ऐसी बात नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2L प्लस बी, 2L प्लस बी, इसने कितना दे दिया 40, ये 2L प्लस बी। अच्छा उसने क्या बोला, लेंथ कितनी 12 दे रही है, लो लेंथ साहब तुम 12 लगा दो, लेंथ तुम 12 लगा दो।
ये कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 12 माइनस कर दो 8, तो जो विड्थ होगी वो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज दिस। वॉल्यूम पूछा उसने, पाई की वैल्यू उसने दे ही रखी है। अच्छा वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता क्या है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो अच्छा पाई की वैल्यू कितनी लगा दी 22/7, पाई की वैल्यू मैंने कितनी लगा दी 22/7। ये देखो मैंने ये क्या लगा दी मैंने 22/7, क्लियर, इंटू आर, आर कितनी दे रखी है मेरी 7। तो मैंने देखो मल्टीप्लाई मत किया करो, एक चीज सुनो, मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए उनको ब्रेक करके ही रखना है, क्योंकि वो कटने हैं ना आगे। और हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मैंने हाइट लगा दी 10। ये देखो 7 से 7 कट गया, समझ में आया, 7 से 7 कट गया। आगे मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 154 होता है ना, 22 × 7 तो 1540। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% आर इक्विवेलेंट ऑफ अ सिंगल डिस्काउंट। ये सिंगल डिस्काउंट की पूछी हुई है। एक बात बताओ, करने के देखो मैं कह रहा हूं इसमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगा लो। तुम नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, तुम वैल्यू मान के भी कर सकते हो, तुम 100 मान लिया 200 मान लिया, तुम कुछ भी मार्क प्राइस लगाओ, डिस्काउंट दो और सॉल्व कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं भाई 10% का तुमने डिस्काउंट दिया है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। हालांकि मैं पेपर में ये नहीं लिखने जा रहा, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं बस, कि 10 की चीज अगर ये एमआरपी है, ये तुम्हारा मार्क प्राइस, तो ये डिस्काउंट हो गया, ये तुम्हारा मार्क प्राइस, तो ये तुम्हारा क्या हो गया डिस्काउंट। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि वो 10 की चीज कितने में दे रहा होगा 9 में, 10 की चीज कितने में दे रहा होगा 10 पर 1 का डिस्काउंट यानी 9 में दे रहा होगा। सेम दूसरा 20% का डिस्काउंट है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी 5 की चीज कितने में दे रहा होगा 1 कम 4 में दे रहा होगा। हालांकि इतनी चीज बताई नहीं जाती है, मैं फिर भी बता रहा हूं तुमको सिर्फ उसे समझ में आ सके। ये लेफ्ट वाली ये राइट साइड वाली वैल्यू, इनको आपस में कट कर सकते हो, क्योंकि ये सब रेशियो में है। किसमें, रेशियो में, और रेशियो में मैं वैल्यू कट कर सकता हूं। ये कितना हो गया 25, 25, ये कितना हो गया 9 दूनी 18। ये मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 25 की चीज 18 में मिल रही है, क्या 25 की चीज 18 में मिल रही है, कितने का डिस्काउंट होगा, सक्सेसिव इंक्लूडेड डिस्काउंट पूछा है ना, कितने का डिस्काउंट भाई 25 की चीज 18 में मिल रही है, 7 का डिस्काउंट हो गया। पहले तो 7 का मल्टीपल ही देख लो, एक ही आंसर 28 ही होगा। और अपॉन कितना हो गया 25 इंटू कितना 100, तो 25 चौका 100 और 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर 8 सिंपल। तुम ये भी सोच सकते हैं यहाँ पे 7 आ रहा तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा, दैट्स इट, क्लियर। अच्छा एक और चीज हो गया, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि देखो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस a इंटू बी बाई 100, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। प्लस साइन है कि अगर कोई चीज पॉजिटिव हो, और माइनस साइन है अगर कोई चीज नेगेटिव हो। अब डिस्काउंट ऑलवेज भी नेगेटिव होता है, तो मैं ये प्लस तो रखूंगा ही नहीं, मैं तो प्लस रखूंगा ही नहीं, मैं तो माइनस रखूंगा। अरे हाँ यार, तो मैं तो प्लस रखूंगा ही नहीं, तो मैं तो सारी चीज माइनस रखने वाला हूं, यानी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों में माइनस है, इस पे भी अपॉन 100। हालांकि इज इक्वल टू 0 रख के इसको और मॉडिफाई करा जाता है, माइनस कॉमन लेके 0 में शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं तुम्हें मॉडिफिकेशन तुम बेसिक से जानो ना, मॉडिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तुमको। तुम सिंपल तुमने करा कैसा -10 -20 और ये प्लस कितना हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 10 इंटू 20/100। तुम ये भी सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम फॉर्मूले से। तो भाई देखो ये हो गया माइनस के 30 और प्लस का 2, यानी कि 28% का डिस्काउंट आ गया। क्या आ गया, ओवरऑल 28% का डिस्काउंट। क्लियर है, वेरी गुड। दोनों में से कोई भी तरीके यूज कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। नेक्स्ट आते हैं, इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ अस। ये तुम्हारा मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। इधर देखो, एक 15 रुपए है और एक 20 रुपए है। भाई 15 रुपए ले लिया मैंने, 20 रुपए पर केजी का ले लिया। आगे क्या कहता है, 16.5 में बेचना चाहिए, 16.5, 16.5। अच्छा एक चीज सुनो जरा, ये कितना आ गया 16.5, 16.5 और मेरे को इसमें बेचना है। तो सिंपल तुम रेशियो ले लो, माइनस करो इनको, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। 20 में से 16.5 माइनस कर दी, 20 में से 16 गए 4 बचे, 0.5 और चला गया तो 3.5 बच गया। बोलो हाँ या ना।
16.5 में से 15 यानी कि 1.5 बच गया। अरे हाँ या ना, वेरी गुड। ये 5 से कट गया 7 बार और ये 5 से कट गया 3 बार, तो रेशियो मेरा कितना आ गया 7 और 3 का, ऑप्शन नंबर ए। एक ऑप्शन नीचे छुपा हुआ है उसमें चारों ही, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट को जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 15। अब बोट कैन, सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। अब बोट कैन ट्रेवल इन स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। देखो बोट की स्पीड को हमेशा x मानोगे और स्ट्रीम की स्पीड को या करंट की स्पीड को हमेशा y मानोगे, तो x की वैल्यू इसने कितनी दे दी है 13 किलोमीटर, बोलो हाँ या ना। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, अच्छा y की वैल्यू इसने कितनी दे दी है, y की वैल्यू 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसी इसमें भी दे दिया किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, उसने क्या बोला, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो 68 डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सेम डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जहां पे करंट की, पानी का बहाव जहां पर है वहीं पे हमारा नाव का बहाव है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में तो उनको सेम डायरेक्शन डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मतलब पानी का बहाव एक साइड जा रहा है और हम दूसरी साइड ही जा रहे हैं, तो जब वो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होंगे तो वो अप स्ट्रीम कहलाएगा। अप स्ट्रीम के अंदर आपकी जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है और डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है। कैसे, जरा समझना, वो बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो मैं बता ही चुका हूं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। हम एक चीज जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, बोलो हाँ, ये चीज तो हम जानते हैं, इस चीज को तो पकड़ के बैठे हुए। अच्छा, स्पीड डाउन स्ट्रीम के अंदर, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन है सब, सेम डायरेक्शन के अंदर स्पीड प्लस हो जाएगी दोनों की, तो मैंने दोनों की स्पीड को क्या कर दिया प्लस, तो 13 और 4 17, तो 17 बराबर डिस्टेंस कितनी है 68, टाइम कितना t, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो 17 चौक 68 कट जाएगा, क्या हो गया 17 चौक 68 कट जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 68 बटे 17, 17 चौक 68, 4 घंटे, सी वाला ऑप्शन। बोलो कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ 0.33333। एक चीज सुनना मेरी बात, हालांकि मैं इसे 0.3 पे बार बोल दूंगा, और अगर 3 बार वाले को लिखना होगा तो 3.9 लिख सकते हैं। जब भी 1 पे बार होगा तो 1 9, 2 पे बार हो तो 2 9, 3 पे बार हो तो 3 9, हमने 1 लिख दिया तो ये कितना कट गया 3, तो आंसर कितना आ गया 1/3 आ गया, हाँ या ना। नहीं समझ में आया होगा, इधर सुनो मेरी बात, इधर सुनो। मैंने बोला कि 0.333 लिख रहा है एंड सो ऑन, इसको तुम ये लिख सकते हो कि 0.3 पे बार, और इसको सॉल्व करते हैं, जब भी 1 पे बार होगा उसे 3/9 लिख देते हैं, हाँ या ना। और 3/9 लिख दिया तो ये इसको 1/3 कट कर देगा। अब तुम बोलोगे साहब ये 3/9 कैसे, इसको ये 0.3 पे बार को 3/9 कैसे लिख दिया। इधर देखो मेरी एक बात, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, एक्चुअली होता क्या, हमने इस वैल्यू को x मान लेते हैं। अगर तुम बेसिक पे जाना चाह रहे हो, मैंने ना इस वैल्यू को x मान लिया और x इज इक्वल टू 0.33333 लिख रहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये इसको x इज इक्वल टू 0.3 पे बार बोल देते हैं। 0.3333 आ रहा, उसको 0.3 पे बार लिख दिया। अब एक चीज सुनो, मैंने ना दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x इज इक्वल टू, जैसे मैंने 10, या फिर तुम इस तरीके से, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो कि तुमने यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुमने यहां पे क्या कर दिया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये 10x इज इक्वल टू 3.33 डॉट 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 हो जाएगा। अरे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक पॉइंट इधर हो जाएगा ना, हाँ या ना, 3.33333 इस तरीके से हो जाएगा। हाय हाय, 10 का मल्टीप्लाई किया यहां, 10 का मल्टीप्लाई यहां किया, तो 10 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पॉइंट आगे हो जाएगा। तुम क्या करो, दोनों को कर दो माइनस, इन दोनों को माइनस किया तो 10x में से 1x माइनस किया तो 9x आया। और अब तुम बताओ 3.33 में से 0.3333 माइनस करूंगा तो 3 ना बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया 3/9। दैट्स बाय कभी भी 1 पे बार होता है तो उतने ही 9, जितने नंबर पे, पॉइंट के बाद जितने नंबर पे बार होगा उसी के नीचे उतने ही 9 आ जाते हैं। अगर 1 बार है तो 1/9 1 9 आ जाएगा, अगर 2 बार है तो 2 9 आ जाएंगे, 3 बार है तो 3 9 आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15, फाइंड द रेशियो। ये तो वैसे ही इजी है, देखो डिफरेंस कितना, रेशियो कितना 3:2, रेशियो कितना है 3:2, और हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस है
हमारे हिसाब से तो एक ही यूनिट है ना, 3 और 2 में एक का ही तो अंतर है, हाँ या ना। या फिर तुम उसको x भी ले सकते हो कि 3x और 2x ले लियो, तुमने एक x का अंतर ले लियो, लेकिन एक यूनिट, और उसके हिसाब से कितना है सब 15 15 ही है ना। तो अगर एक यूनिट 15 तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, इंटू 15 कर दोगे, इंटू 15 कर दोगे तो ये 45 हो गया, और यहां पे अगर इंटू 15 कर दोगे तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। उसने पूछा क्या है, उसने लार्जर नंबर पूछा है, लार्जर नंबर कितना आया मेरा, 45 आ गया, हाँ है ना, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आते हैं, ए बी, ये मैंने जस्ट अभी तुमको बताया ही है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तुम्हें अभी हमने जब अभी कुछ दिन पहले मैंने रेशियो का चैप्टर बताया था तो वहां पे ये सारी चीजें बताई थी, क्लियर। ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ये कितना देगा 2:3, और बी रेशियो सी कितना देगा 4:5। अब तुमको इनके राइट और लेफ्ट में ना खाली जगह दिख गई, इनको इनके राइट और लेफ्ट में खाली जगह दिख गई, उसको कैसे भर रहे होते हैं, करने के और भी तरीके होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट ये इजी पड़ता है एज कंपेयर टू अदर। तो यहाँ पे 3 भर दिए, तो यहाँ पे 4 है, तो मैंने यहाँ पे 4 भर दिया, सही है नहीं है, वेरी गुड। आफ्टर मल्टीप्लाई तो ये हो गया 15, ये कितना हो गया 4 3 12, और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, तो 8 12 और 15 हो गया, 8 12 15 कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। हालांकि तुम इसको पता कैसे भी सोच सकते थे, कैसे सोच सकते थे, इधर सुनो मेरी बात, कैसे सोच सकते थे, कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता, हर एक क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से भी अपनाया जा सकता है। क्वेश्चन की अप्रोच देखो, क्वेश्चन की अप्रोच देखो, ये ए रेशियो बी 2:3 है ना, तो आंसर में भी 2:3 ही लेना चाहिए। अब देखो 2:3 यहां पे है, बिल्कुल साहब ये आंसर हो सकता है, 2:3 यहां पे हो सकता है, 2:3 यहां पे नहीं हो सकता, तो यहां आंसर नहीं हो सकता, 2:3 नहीं है ना इसका रेशियो, क्या ये 2:3 है, नहीं साहब ये भी नहीं है, तो इन दोनों में से आंसर होगा। अब बी सी को चेक कर लो, क्या बी और सी का रेशियो 4 और 5 है, बी और सी का भी रेशियो 4 5 होना चाहिए, यहां पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही बचा। तो ऐसी अप्रोच भी यूज की जा सकती है, वेरी गुड। A sum of money become 3 times of itself in 10 year। एक बात बताओ, मैंने 100 रुपया लिया और 100 रुपया मेरा, मैंने 100 रुपया लिया और 300 हो गया, 100 रुपया मेरा 300 रुपया हो गया, तो ये मेरा प्रिंसिपल था और ये मेरा अमाउंट आया, ये मेरा प्रिंसिपल आया और ये मेरा अमाउंट आया। उसने पूछा क्या है 10 साल, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसमें देखो तुम सिंपल P इंटू आर इंटू टी बटे 100 भी लगा सकते हो। देखो हर चीज का यूज करना आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम मतलब हर चीज में ट्रिक ही लगाओगे। भाई सिंपल मैं जानता हूं कि P कितना है 100, रेट कितना निकालना है, आर इंटू टी कितना है, टी कितना है 10 साल बटे 100 इज इक्वल टू ब्याज कितनी आ रही है 100 300 और 200 रुपए की तो ब्याज आ रही है। भाई 100 रुपए डाले थे 300 हो गए, 200 रुपए की तो ब्याज आई, वेरी गुड। 100 से 100 कट गया, इससे ये कट गया, तो रेट कितना आ गया 20%। अरे बोलो कोई दिक्कत, 20% ही तो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, पी क्यू आर। बहुत ध्यान से देखो, पी क्यू आर ने इन्वेस्ट किया, तो साहब एक जगह है पी, सही है, एक जगह है क्यू और एक जगह है आर, वेरी गुड। इनकी कैपिटल का रेशियो देखो जरा, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट देख लो, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एक ही बात बोल सकते हैं, वो क्या दे रखी है उन्होंने, एक ने लगाए 10,000, एक ने लगाए 15,000, सही है, और एक ने लगाए 20,000। एट द एंड ऑफ द ईयर द मेड अ प्रॉफिट ऑफ 9,000। मेरी बात बताओ, कहीं इन्होंने इसके लिए टाइम दिया अलग अलग? नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, उसने कहीं यही नहीं बोला कि ए इतने दिन बाद चला गया, बी इतने दिन बाद चला गया, सी इतने दिन बाद चला गया, ऐसा नहीं बोला है, वेरी गुड। तो जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, जो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का रेशियो वही प्रॉफिट। अगर टाइम दे रखा होता तो ठीक था, लेकिन यही इनके अब किसका रेशियो हो गया, यही इनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। देखो कैपिटल और इन्वेस्टमेंट होता है, यही इनके रेशियो किसका हो जाएगा, यही इनका रेशियो हो जाएगा, किसका, प्रॉफिट का भी रेशियो यही हो जाएगा। चलो वो मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं कि प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा, कि प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया। भाई देखो ये सारी 3 वैल्यू तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट ही गए, वेरी गुड। ये कितना कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, वेरी गुड। अच्छा प्रॉफिट कितना 9,000, हमारे हिसाब से 4 और 3 7 और 2 9, हमारे हिसाब से 9 यूनिट, हमारे हिसाब से 9 यूनिट है, 9 यूनिट, 9 यूनिट आएगा। और उसके हिसाब से 9,000,
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। तो उसने वैल्यू किसकी पूछी? Q, और Q क्या है? 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। बोलो कोई डाउट? लिखने को तुम यहां पे डायरेक्ट 3 यूनिट, मतलब डायरेक्ट में इस तरीके से भी लिख सकता हूं। देखो लिखने के तरीके होते हैं, मैं तुम्हें इतना लिख के दिखा रहा हूं, तुम्हें हर बार इतना नहीं लिखना है। तो 3 यूनिट डायरेक्ट तुम 3000 लिख सकते हो। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऐसे भी सोच सकते थे, जो भी आंसर होगा ऐसे भी सोच सकते थे कि जो भी आंसर होगा उसने क्यू की वैल्यू पूछी, क्यू का रेशियो 3 आया है, क्यू का रेशियो 3 निकल के आया, तो जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इन फाइनली तुम वैल्यू निकाल के तो मल्टीप्लाई इसी में करोगे ना। तो देखो ये तो आंसर होने से रहा, ये भी आंसर होगा नहीं, तो या तो 3000 हो सकता है या 4500 हो सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2 मल्टीपल आ गए है ना, तो इसलिए हमको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा उसको। वेरी गुड। तो आंसर कितना था मेरा? बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक। भाई एक बढ़ सकता है 20 में और एक दूसरा बढ़ सकता है 30 में। तो ये था मेरा ए कितने में भर रहा है? 20 में। और जो बी है, बी कितने में भर रहा है? 30 में। क्या मुझे टैंकी दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? उसने यही पूछा। क्या मुझे टैंकी कैपेसिटी पता नहीं? तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल हो, या फिर एलसीएम ऑफ दैट नंबर, मैंने 60 मान लिया। 60 क्या होगा? 60 टोटल टैंकी कैपेसिटी होगी, यानी कि 60 लीटर या 60 यूनिट, कुछ भी मान सकते हो तुम, 60 या लीटर मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब 60 यूनिट के टैंक को 20 मिनट में भरा जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरा जाएगा? डिवाइड कर देंगे 3। ऐसे 60 यूनिट को 30 सेकंड उसमें भरा जा रहा है, तो डिवाइड कर देंगे 2। क्लियर? 3 और 2। अच्छा एक चीज देखो, अगर दोनों एक साथ भरने लग जाए तो 5 यूनिट भरने लग जाएंगे। ये कितना भरने लग जाएंगे? दोनों 5 यूनिट भरने लग जाएंगे। तो 1 मिनट में 5 यूनिट और 2 मिनट में 10 यूनिट, 1 मिनट में 5 के हिसाब से 60 यूनिट के टैंक को ये 12 मिनट में भर देंगे। कितने मिनट में? 12 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी। सेम टाइम एंड वर्क वाला कॉन्सेप्ट होता है जो कि यूज हो रहा होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। द टोटल सरफेस एरिया पूछा उसने। अच्छा टोटल सरफेस एरिया, यानी टीएस है जिसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया किसका? स्फीयर का। वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7। बोलो हाँ या ना? 7 इंटू 7। क्लियर? सिंपल सॉल्व करना है। 7 से 7 कट गया, पूरे उड़ गया। 7 से 7 कट गया, ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इंटू 7, 7 चौक 28, 7 8 56। यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। देखो 7 इंटू 8 56, यूनिट डिजिट पे 6 आना चाहिए, जो एक ही ऑप्शन में आ रहा है। मेरी नजर जैसे ही आंसर आता है ना, जैसे मैं सॉल्व कर रहा होता हूं, जब मेरी कैलकुलेशन हो रही होती है, तो मैं सबसे पहले यूनिट डिजिट पे नजर मार लेता हूं, या डिजिटल सम चेक कर लो। ये होता है कैलकुलेशन को कम करने के तरीके। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कर लेना, 616 सेंटीमीटर आएगा। मुझे ऑप्शन एक ही दिख गया था। अगर तुम बोलते सर 2 ऑप्शन एक जैसे, तो मल्टीप्लाई कर लेते, हाँ या ना? लेकिन एक झलक में देख तो लिया ना कि वो 6 मल्टीपल पे आ रहा है, कॉमन पे यूनिट डिजिट के। बस नेक्स्ट आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। जैसे ही ऐसा आ जाए ना, सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, कुछ मत सोचो। ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये वाला एंगल प्यारा सा आपका थीटा हो गया, देख पा रहे होगे। ये एंगल ये थीटा हो गया और थीटा, और एबीसी कुछ भी नाम दे दो। साइन बराबर, साइन होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ये 90 डिग्री है और ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हालांकि अगर मैं इसमें पाइथागोरस लगाऊं, हर चीज नहीं लगानी होती है, ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। 3 4 और 5 होते हैं, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। पूछा क्या है? टेन थीटा। और टेन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। आर्टिकल वाज सोल्ड ₹250 विद द प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो साहब, मैं तो ऐसे भी सोच सकता हूं कि 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो गई? 1/4। परसेंटेज का साइन हटा के मल्टीप्लाई 100 लगा दो। ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये टोटल होता है, ये ऑपरेशनल होता है। अब 4 की चीज पर 1 का प्रॉफिट ले रहा हूं, तो 5 यूनिट का बेच रहा हूं। कितने का बेच रहा हूं? 5 यूनिट का। अरे हाँ या ना? 5 यूनिट का बेच रहा हूं। और वो कितने का बेच रहा है?
वो साहब 250 रुपए का बेच रहा है। अच्छा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड कर दो 50। पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यही तो था। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड भी 4 का इस साइड भी 4 का, तो 50 इंटू 4 200 हो गया। हाँ या ना? मैं ऐसे नहीं सोचता, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं क्या यूज कर रहा होता उस चीज को देखो, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैं क्या यूज कर रहा होता, बहुत ध्यान से देखो मैं क्या यूज कर रहा होता। यही प्रॉफिट 25% का है, मैं जानता हूं कि कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा 100% होता है, कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा 100% होता है, और 100% से ऊपर और 100% से नीचे ऑलवेज बी नोन एज द सेलिंग प्राइस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा हूं तो सीधी सी बात है 125% पे बेच रहा हूं, हाँ या ना? दिस इज द सेलिंग प्राइस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। लेकिन वो कह रहे नहीं साहब हम तो 250 में बेच रहे हैं, बेच लो साहब, तुम्हारा भी सेलिंग प्राइस हमारा भी सेलिंग प्राइस, हमारा परसेंटेज में तुम्हारा रुपयों में। 1% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड कर दो 2, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस ऑलवेज बी इन 100%, 200 लो। तो ये डिपेंड करता है, मैं अपने हिसाब से सोच लूंगा, हाँ या ना? कैलकुलेशन इतनी कैलकुलेटिव तो था ही नहीं। वेरी गुड, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। यूनिट डिजिट निकालनी है साहब, क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। हालांकि चलो सेम ही नंबर दे दिए, अब क्या ही है उसमें, चलो कर लेते हैं उसको। यूनिट डिजिट में ना इन नंबरों से मतलब नहीं होता, इन नंबरों से मतलब नहीं होता, सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब होगा। तो 4 की पावर 372 प्लस 4 की पावर 373। एक और चीज, जब भी यूनिट डिजिट निकालना होता है और ऐसे हो तो पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड किया और एलसीएम और रिमाइंडर आया 0। देखो 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल होता है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इफ लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 देन द होल नंबर डिविजिबल बाय 4। यानी सब पूरे नंबर को डिवाइड करते चले यार, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो मैंने लास्ट 2 नंबर को डिवाइड किया विच इज 72, और 72 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0, और जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस पर्टिकुलर नंबर की पावर 4 ही ले लेते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए। क्लियर? वेरी गुड। इधर सुनो, अब मैंने इसको डिवाइड किया तो यहां पर रिमाइंडर 1 आया तो ये हो गया 4 की पावर 1। क्लियर? कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब इधर देखो 4 की पावर 4 मतलब 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, उसकी यूनिट डिजिट कितनी आई 6। 256 यूनिट डिजिट ही लोगे, खाली यूनिट डिजिट से मतलब है, इकाई काम जिसको बोलते हो। बनना तो तुम यार ऐसे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करके यूनिट डिजिट ही लेते रहना, 4 चौक 16 का 6, 6 चौक 24 का 4, 4 चौक 16 का 6, ऐसे भी सोच सकते हो। क्लियर है? वेरी गुड। और 4 की पावर 1 का 4, 6 और 4 कितना होता है 10। यूनिट डिजिट कितनी आई, यूनिट डिजिट कितनी आई, यूनिट डिजिट नहीं, मजा नहीं आया ऐसे। यूनिट डिजिट कितनी आई, ये देखो 0 आई, तो आंसर कितना हो गया, अरे हाय, तो आंसर कितना हो गया 0। क्लियर साहब? तो ये आज हमने सीरीज करी थी, ये हमने क्वेश्चंस किए थे, ये अच्छे क्वेश्चन है, काफी सारे के सारे आए हुए थे, और कुछ फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस थे इसमें जो आएंगे डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन सेट मिलेगा। हम कंटिन्यू इस सीरीज को कंटिन्यूस करेंगे, आगे भी ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना क्या क्या आपको और आगे सीरीज में चाहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।